आपका मेज़बान रिजवान अरशद और इस्लाम चैनल उर्दू पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान डॉक्टर होते हैं वो होते हैं जनाब डॉक्टर इमरान गोहर साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो सेगमेंट है इसको हम कहते हैं आस्क ए जीपी, जिसके अंदर आप डॉक्टर इमरान गोहर साहब से अपनी सेहत के मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। आप हमारा जो टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कॉल कीजिए और अपने सवाल को मुख्तसर अंदाज के अंदर डॉक्टर साहब से पूछिए ताकि डॉक्टर साहब के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो आपको जवाब देने के लिए। आप हमें अपना प्रोग्राम देखने के बाद फ़ीडबैक भी दे सकते हैं जो कि सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं इस्लाम चैनल उर्दू का, उस पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता हमारा जो प्रोग्राम था सेहत है ज़िंदगी का जो सेगमेंट था हमारा आस्क जीपी, उसके अंदर कुछ सवालात हमें आए थे कमर की दर्द के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हस्बे मामूल चूँकि कोविड की सिचुएशन अभी भी चल रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूके के अंदर के जिन्होंने अपनी सेकंड वैक्सीनेशन भी लगवा ली है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। और अभी डॉक्टर साहब से पहला क्वेश्चन तो मैं ये करूँगा कि क्या कोविड का ख़तरा टल गया है या जिन लोगों ने दूसरी डोज़ लगवा ली है क्या वो उनको कोविड नहीं हो सकेगा। तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि जिन लोगों ने जो सेकंड डोज़ है वो भी लगवा ली है और अब वो एलिजिबल भी हैं फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए, बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं उन्होंने ये अलाउ किया है कि यूके के अंदर जिन लोगों ने सेकंड डोज़ लगवाई है तो वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो खैर टूरिस्ट के लिए और जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ये तो एक अच्छी खबर है। लेकिन नाज़रीन की आगाही के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिनको दूसरी डोज़ लग गई है क्या उनको दोबारा कोविड हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या अभी ये जो लहर है ये आप इसको ख़त्म कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ कम हुई है, इसका ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। थैंक यू। आई थिंक हर प्रोग्राम में हम जो है वो कोविड के ऊपर थोड़ा सा टच करते हैं ज़रूर। इट्स ऑलवेज़ अ इवॉल्विंग सिचुएशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है इस वक्त सबसे ज़्यादा फैल रहा है और उसके फैलने की वजह डेफिनेटली ट्रैवलिंग ही थी और ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप अपने हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी है उनके अंदर ये काफ़ी फैल रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जो इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुए हैं इसमें डेथ रेट्स तो बनिस्बत कम हैं जो कि सिचुएशन कपल ऑफ मंथ्स अगो थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है काफ़ी हद तक। हॉस्पिटल एडमिशन्स में और कुछ जो डेथ हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा मकदार उन लोगों की ही है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो अगेन यकीनन जो ये कोविड है ये तो अभी इवॉल्व होता रहेगा वक्त के साथ साथ, इसके डिफरेंट और भी वेरिएंट्स आएंगे, लेकिन जो जनरली जो हम वैक्सीनेशन है वो उससे जो अमवात है और हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें कमी आएगी। तो बेसिकली जितने लोग अभी बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनको चाहिए कि वो और से और लगाएं ताकि कम से कम रेजिस्टेंस जो है आपके अंदर पैदा हो अगेंस्ट द जनरलाइज्ड कोविड। इसके अलावा जो सबसे वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोविड वायरस को तो हम शायद अभी कितने कुछ सालों तक शायद ना ख़त्म कर सकें, लेकिन असल जो मसला है हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का वो वैक्सीनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीचे आया और इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगेन द केस इज़ गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन एज सून एज पॉसिबल। राइट। डॉक्टर साहब कोविड के हवाले से जैसा कि आपने बताया कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसको हाईलाइट भी करते हैं और आगाज़ के अंदर उसके फैक्ट्स एंड फिगर भी बताते हैं और लोगों को ये आगाही देते हैं कि वैक्सीनेशन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा फ़ीडबैक भी मिला है कि लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इनकरेज किया है बहुत सारे दूसरे लोगों को भी कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। अब हम बढ़ते हैं अपना जो क्वेश्चन का हमारा सिलसिला होता है जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आता है। तो ये जो कमर का दर्द जिसको हम बोलते हैं उसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं और इसमें एज कितना आपका अमल दखल है कि आप ज़ाहिर एक एज फैक्टर है, आप अडल्ट हैं, आप यंग हैं, आप मिड 40s में हैं, 40s में, 50s में हैं और इस तरह फिर जो बढ़ते जाते हैं और ज़ाहिर ये हमारी एक सेहत जो है उसका एक बुनियादी समझने के एक जुज़्व है कि अगर इसकी तकलीफ़ होती है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नाकारा हैं।
तो हमारे नाज़रीन को ब्रीफली आप प्लीज़ बताइए कि ये कमर का दर्द क्या होता है और इसकी क्या बुनियादी बहुत अच्छी बात की आपने। और अकॉर्डिंग टू यूके में स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कमर के दर्द से जो सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं काम पे एडल्ट लाइफ में, वो कमर के दर्द की वजह से हैं। कमर के दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। जो हम कॉमन कमर का दर्द है जिसकी हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल बैक एक या नॉन स्पेसिफिक बैक एक, जो कि ज़्यादातर वर्किंग एज एडल्ट्स को अफेक्ट करता है फ्रॉम द एज ऑफ 17-18 टिल 60-65। उसमें होता ही है कि बेसिकली किसी चीज़ को उठाने से, किसी चीज़ को पुश करने से, किसी फ़नी एंगल में बैठ जाने से, किसी एक पोस्चर में बहुत लंबे अरसे से बैठ जाने से आपकी जो मसल्स या पट्टे जो कमर के होते हैं वो स्प्रेन हो जाते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं तो सडनली वो एक फ्रीज़ सिचुएशन में आ जाते हैं और अक्सर आपको बोलेंगे कि चुक आ गई, जिसे कहते हैं कि हम उठा रहे थे और अटक गए। तो इसको ये बेसिकली सब मोस्ट कॉमन सिनेरियो। अब इसमें वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, इवन समटाइम फ़नी एंगल में टिश्यू पेपर उठाने से भी हो सकती है। असल बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई और तकलीफ़ नहीं है और सेहतमंद है आप, और ये आपको होता है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप सही मेजर्स इक़दाम करेंगे इमीडिएटली, देन द लेंथ ऑफ द सिम्टम्स जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई चीज़ आपने ऑब्वियस की है और आपको पता है कि यार मैंने अभी ये चीज़ उठाई थी या गलत एंगल में उठाई थी और उसकी वजह से मुझे हुआ है, तो सबसे पहले तो है उस काम को दोबारा रिपीट ना करें। आप वो चीज़ को अवॉइड करें ताकि आपकी जो एग्रीवेशन है वो कम हो जाए। इसके अलावा फ़ौरन अपने आप को स्टेबल करें। जो भी आपका पोस्चर है, अगर आपको झुकना है तो सपोर्ट लेके झुकें। अपने आप को एग्जर्ट ना करें लेकिन मोबाइल रहें, ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम बैठ गए। जेंटल बैक एक्सरसाइजेज जो होती हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वो भी काफ़ी कारआमद साबित होती हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, जेल्स आते हैं टॉपिकल, कोल्ड कंप्रेशन, वार्म कंप्रेशन जो है, मसाज जो है, वो तमाम चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं इस बैकएक के लिए। इस बैकएक का जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है कि ये लोगों में अक्सर रियकर होता है, दोबारा हो जाता है। तो अब क्योंकि ये दोबारा होता है तो एब्सेंस फ्रॉम वर्क, नॉर्मल लाइफस्टाइल इश्यूज़ और ये सब बहुत होते हैं, तो इसीलिए शुरू में इसकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। जेंटल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, पेन रिलीफ लें, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ी 1-2 दिन की छुट्टी ले लें अगर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, ये नहीं कि चले जाएं नेक्स्ट डे टू वर्क एज वेल। और फिज़ियोथेरेपी की तरफ भी देखें, अगर आपको रिकरेंटली ये काम हो रहा है तो फिज़ियोथेरेपी NHS में आप GP के थ्रू भी जा सकते हैं और आप प्राइवेटली भी जा सकते हैं, और ख़ुद भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं, तो वो ज़रूर कर लें आप। पढ़ें इसके बारे में, और जब सही हो जाएँ तो जो जेंटल, जो छोटी मोटी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं कमर की, वो डेली करें ताकि ये दोबारा ना हो, ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में या सख्ती में ना जाएं। और ये जो है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो सबसे बड़ा इशू इस प्रॉब्लम का है वो रिकरेंस होती है, यानी कि दोबारा होता है, और वो बहुत आपकी लाइफ को नॉर्मली अफेक्ट करता है। राइट। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने डॉक्टर साहब से कोई भी क्वेश्चन करना है तो टेलीफोन नंबर जो है हमारा स्टूडियो का, कॉल बैनर जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ पर कॉल करके बराह रास्त डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ ये जो कमर का दर्द है इस हवाले से बताया, तो ये बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई चीज़ उठाते हैं और आप रूटीन में भी वो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ प्लम्बर हैं या बाकी लोग हैं इस तरह के, वो रूटीन में कुछ चीज़ें रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जिसको हम उर्दू में या पंजाबी में वो कहते हैं कि चुप पड़ जाती है, वो क्या असल में रिएक्शन होता है, वो क्या चीज़ होती है? देखें, बात वही है कि हम ट्रैवल रोज़ करते हैं, लेकिन लोग खांस भी रहे होते हैं, लोग दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम रोज़ तो इन्फेक्शन नहीं कैच करते, कभी हम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। तो ये बोलना तो बहुत मुश्किल है कि हमारे रोज़मर्रा चीज़ों में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेट्स से हम सुबह उठे हैं, हमारी मसल्स जो है स्टिफ हैं या कुछ भी कह लें, और हमने जाके कोई चीज़ को गलत एंगल में पिक कर लिया, तो ये इस तरह, तो इस एग्जैक्ट मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग मैनुअल जॉब करते हैं इस कंट्री में या हर जगह पे यहाँ पे, तो उनको एक मैनुअल हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो आपको बताते हैं कि चीज़ों को कैसे पिक करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि उसको याद रखें, जो काम करने वाले लोग हैं, वो ट्रेनिंग में इस तरह की तमाम चीज़ें ना बताई जाती हैं कि पिक एंड ड्रॉप एंड सारी चीज़ों को किस तरह किया जाता है। तो यस, राइट।
डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Good evening, gentlemen. How are you today? Very well, sir. Thank you very much for your call. MashaAllah, MashaAllah. Dr. Gohar, you're looking very, very exuberant. You're looking very, very well. Thank you very much. जी अच्छा जी, it's Mr. Tickle Khan speaking from Peterborough. मैं पहचान गया था टिक्का साहब आपको। हाँ जी जी। I just recently had a blood test and I was wondering, you know, the test they proved all sort of like negative, but there was only one. They said, oh, vitamin D, because I've got aches and pains all over my body, and they said, oh, your vitamin D is, you know, very very low. जी जी जी, मैं बताता हूँ टिक्का साहब आपको उसके बारे में। जी हाँ जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू टिक्का साहब। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटे, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक हूँ। पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा। पहले से बहुत फर्क है माशाल्लाह। जी जी, अब काफी बेहतर हूँ मैं। चेस्ट ठीक है आपका? लेकिन मुझे जरा थोड़ी वीकनेस है, कमजोर मतलब महसूस करती हूँ, लेकिन वैसे ठीक हूँ माशाल्लाह, काफी फर्क है मुझे। लेकिन अब आज आपका कमर दर्द का है ना, ये मुझे तो काफी पुराना पहले रहा है, ये काफी मुझे फर्क है। लेकिन अभी भी ना मेरे मतलब के बैक पे ना मोरे मेरे ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके साइड पे ना बैक पे ना मेरे मतलब के दर्द है। अच्छा वो मैंने बड़ी मालिश कराई, सब कुछ किया तो ठीक भी हो जाता है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि ये फिर आ जाता है। अच्छा अब मैं कुकिंग की शौकीन हूँ। अच्छा मेरी इतनी, अब मैं ना भी बनाऊं तो मुझे कोई कहता नहीं, लेकिन मुझे शौक है, मैं बनाती हूँ तो मैं फिर इतनी थक जाती हूँ या फिर मेरे दर्द शुरू हो जाती है। जी हाँ। आपने फिजियो करवाई है? हाँ फिजियो जी की है, फिजियो भी कराई है, वो इंजेक्शन जो लगाना था हड्डी में वो भी लगवाया है। जी हाँ जी हाँ। मालिश काफी करवाई है, मसाज वगैरह। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। टिक्का साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने बड़े एक अच्छा पॉइंट एक्चुअली मेंशन किया अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी इज़ यू नो लेवल्स का लो होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और हम एक सिम्टम्स हम एक बोलते थे मोन्स एंड ग्रोन्स, मीनिंग एक अनस्पेसिफिक पूरे जिस्म में दर्द का होना, जोड़ों में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हड्डियों में होना एक विटामिन डी की कमी की निशानी है। विटामिन डी की कमी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपके सूरज है। सूरज आपको हमें विटामिन डी देता है। ज़ाहिर है यूरोप में, ख़ास के यूके में हमें पता है कितना सूरज निकलता है, और उसकी वजह से डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ास के एशियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हम शायद जेनेटिकली वी आर नॉट यूज्ड टू दैट, और इसकी वजह से आजकल के दौर में मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं उनके विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। और जो सिवियर कैटेगरी है ऑब्वियसली उसमें आपको ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और आपको दर्द ज़्यादा हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। हड्डियाँ सूजती नहीं हैं, फूलती नहीं हैं, जोड़ फूलते नहीं हैं, लेकिन दर्द होता है स्पेसिफिक। आज इधर हो रहा है तो कल उधर हो रहा है, डिफरेंट बड़े अनस्पेसिफिक किस्म का दर्द होता है। जैसे कि आर्थराइटिस में नहीं होता। आर्थराइटिस में ज़्यादातर 1-2 जोड़ जो हैं ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, या राइट नी या लेफ़्ट नी या हिप या हाथ और सूजन का होना, लेकिन विटामिन डी में जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट करा लें, और अगर ब्लड टेस्ट में जिस लेवल पे भी आया है उसका डिफरेंट इलाज है। अगर सिवियरली लो है, जैसे टिक्का साहब ने बताया उनका सिवियर लो है, तो उनको 6 हफ्ते की 8 हफ्ते की एक एक्सटेंसिव थेरेपी होती है। बेसिकली आपकी विटामिन डी की टंकी खाली होती है। जो एक्सटेंसिव थेरेपी होती है वो विटामिन डी की आपकी टंकी को फुल करता है, लेकिन उसको टॉप अप आपने फिर खुद करना है। और ख़ास के जो लोग सिवियरली लो हैं उनको तो मेरा मशवरा है कि वो पूरी ज़िंदगी ही विटामिन डी की टैबलेट्स लेते रहें, ताकि वो, वरना यही होगा कि साल 2 साल बाद वो फिर नीचे चला जाएगा, आपको फिर ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर सिवियर लो हैं तो ये करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका मॉडरेट और माइल्ड है, मेरा मशवरा उनको शायद इतनी हैवी डोज की शायद ज़रूरत ना पड़े, डिपेंड करता है, अगेन आपका जीपी आपको बताएगा कितना किस लेवल का है।
लेकिन माइल्ड में आपको ओवर द काउंटर जो हाईएस्ट डोज होती है वो लें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन टू बी ऑनेस्ट विद यू आजकल बच्चों के लिए भी और ख़ास के बड़ों के लिए भी है कि हमें सबको अपनी लाइफ में विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बिकॉज ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि अगर 80-90% लोगों को कम आ रहा है तो इट्स अ लॉट एक्चुअली। सो अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो होपफुली इट विल ओनली हेल्प यू। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको चाहिए अपने बच्चों को भी सप्लीमेंट्स में विटामिन डी दें, और अगर सेवेयर इशू आपको लग रहा है तो उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, लेकिन जनरलाइज देने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। गुलशन साहिबा हमारी दूसरी रेगुलर कॉलर, और उन्होंने बैकएक के बारे में बोला कि जो रिकरेंस है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि बार बार बैकएक का जो मसला है वो होता है और यही इसका बहुत बड़ा एक इशू है, उसके लिए मेरा उनको मशवरा ये होगा कि वो जो भी फिजियो ने उनको एक्सरसाइज सिखाई थी वो उसको भूलें ना, और रोज़ाना सुबह उठने के बाद या सोने से पहले 5-5 मिनट वो एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। तो उससे ये होगा कि उनकी जो मसल्स हैं और जो उनके जॉइंट्स हैं वो थोड़े से हम जैसे कि किसी मशीन को ऑयलिंग करते हैं, वो ऑयलिंग हो जाएगी उनकी थोड़ी सी, और वो स्टिफनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो एक तरीका जो है प्रिवेंशन का मेरा ये है। दूसरा ये कि एक पोस्चर में ज़्यादा देर ना बैठें। फॉर एग्ज़ाम्पल घंटा 2 घंटा आप ना बैठें या एक पोस्चर में खड़ी ना हो। हर आदमी का डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है। अगर आप समझती हैं कि आप 15 मिनट या 20 मिनट बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो यकीनन उस पोस्चर को तोड़ें, चाहे आप कुकिंग कर रही हो या जो भी कर रही हो, तो उसको आप उसको तोड़ें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा बैठ जाएं या थोड़ा सा ब्रेक दें एक पोस्चर को, एक पोस्चर में ज़्यादा ना रहें। ये भी एक वजह होती है बार बार इस प्रॉब्लम के होने की। राइट डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। जो बातें आप पूछती हैं, मैं नफ्सियाती मरीज हूँ, मैं दवाई लेती हूँ, उसके साइड इफेक्ट से कमर में दर्द हो रहा है। जी जी। थेरेपिस्ट से भी मालूम किया है और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मगर कमर का दर्द जो है वो जाता नहीं है। उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में, कुकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और मुझे दोनों जैब लग चुके हैं और मुझे भी कोल्ड हो गया था लास्ट वीक, और कोल्ड की वजह से मेरे दांत टिंगल कर रहे हैं, मसूड़े टिंगल कर रहे हैं, और मेरी बॉडी जुड़ सी गई है और कमजोरी बहुत है, ताकत नहीं है कि मुझे पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी कोल्ड था, ये आपसे पूछना था। आपको क्या कराना चाहिए? पीसीआर टेस्ट। ओके। कितने दिन हुए आपको सिम्टम्स हुए? जी मेरा कोल्ड लास्ट वीक शुरू हुआ था। नहीं बिल्कुल आप करा लें टेस्ट पीसीआर डेफिनेटली। अगर आपको एक हफ्ता है, विद इन अ वीक है, आप करवा लें जी, क्योंकि अब कोल्ड खत्म हो गया है। मगर इफ आपको अगर शक है, अगर आपको मैं टेस्ट किया था, मेरे पास जो टेस्ट किट था ना उससे मैंने टेस्ट किया था, उससे नेगेटिव आया, मगर मुझे कोई कह रहा था कि पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको शक है तो करवा लें। जी हाँ, कोई मुज़ायक़ा नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा जी। हाँ। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे आप दोनों भाई, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। पूछिए डॉक्टर साहब से अपना क्वेश्चन आप। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बताऊं कि मुझे बीमारियां तो कई हैं, मैं मेडिसिन खाती हूँ, वो कभी ठीक हो जाती हूँ, कभी नहीं भी, जो कि रेगुलर बीमारियां हैं, अस्थमा है और जोड़ों का दर्द है, ब्लड प्रेशर है। अब मुझे ना मेरे राइट पाँव में, एड़ी में बहुत दर्द होता है, चलने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। शू पहनती हूँ तो चलने में काफी होती है। उसके लिए मैं पैरों में मालिश करती हूँ रोजाना रात को सोने से पहले ना। कभी कभी मुझे गोली भी खानी पड़ती है, पैरासीटामोल। डॉक्टर के पास तो मैं नहीं गई अभी, तो मैं पूछती हूँ कि आपके पास कोई देसी या कोई ऐसी नुस्खा है जो मैं इस्तेमाल करूँ। आपकी एक एड़ी में है, एक हील में है पेन? जी एक में है कि दोनों में? जी नहीं, राइट पैर की एड़ी में है। एड़ी मीन हील या हील में है? हील में ना। हाँ ओके ऑलराइट जी, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और कारण मौजूद है, फिर आप इनको इकट्ठा आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को जज़ाक खैर दे। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।
मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि एक्चुअली मुझे ज़रा प्लीज़ बताएंगे, मैंने मेरी ना पाँव की जो हील्स हैं, एड़ियाँ, उनमें बड़ा शदीद दर्द रहता है और एक क्रीम है उसका नाम है अलजीसल। अलजीसल वो मैं लगाती हूँ तो उससे थोड़ा आराम आता है, तेल से भी थोड़ी मसाज करती हूँ, लेकिन जैसे दोबारा फिर खड़ी होती हूँ, काम शाम करती हूँ, 1-2 घंटे चलती फिरती हूँ, फिर वही हाल होता है, कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन स्किन के इनसाइड ना मिडल में, हथेली में, उधर पाँव के नीचे बहुत तकलीफ होती है। आपको टेंडरनेस है जब टच करती है, पेन होता है? हाँ जी, जब टच करती हूँ बहुत पेन होता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ जी। आई थिंक दोनों क्वेश्चन। और दूसरा आपसे कहना था कि तकरीबन हेलो जी सुन रहे हैं आप। हाँ जी, थैंक यू। दूसरा आपसे बस क्विकली पूछना था कि 15 साल के बाद मैं दोबारा फिर बेबी के लिए ट्राई करी, मेरा एक ही बेटा है, वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, और 16 साल का है, तो वो मैंने आपसे पूछना था कि वो काफी 4-5 दफा पॉसिबल हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ, मतलब तो मैं इसके लिए कोई मेडिकल लूं, कोई ट्रीटमेंट या मतलब मैं आपकी एज क्या है? ओके, नॉर्मल आप छोड़ दो और फिर आप ट्रीट। जी आपकी एज क्या है? एज क्या है आपकी? उम्र? एज मेरी 40। एंड हाउ लॉन्ग यू ट्राइंग फॉर बेबी? 6 मंथ हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, दोनों सवाल के बताते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। एक डॉक्टर साहब और कॉलर हैं, उनको भी हम सुन लेते हैं, उनका क्वेश्चन भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब से बात कर रही हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे मुझे पूछना था, मेरी एज 75 है, तो मेरा ना ब्लड टेस्ट हुआ है, ये डॉक्टर करते हैं, इस बार पता नहीं कितने देर के बाद किया है, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 3 साल से 5.5 था, अब उन्होंने इस साल मेरा आया 6.1। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशन कहा कि नो मेडिसिन, बट यू हैव टू कंट्रोल ऑन सैचुरेटेड फैट, डेली प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। मैं वैसे भी इतना नहीं फैट वगैरह यूज करती, तो ये 6.1 हाई है कोलेस्ट्रॉल लेवल। Are you diabetic? No. मेरी फैमिली में है सबको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ थायरोक्सिन खाती हूँ 25 मिलीग्राम फॉर नीली 25-26 years, बस एक टैबलेट अ डे। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास ऑल टुगेदर ब्रेक पर जाने से पहले 3 मिनट हैं। जी तो कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी को तफसील के साथ आंसर करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें सम अप कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू। हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने पूछा था कि बैक एक का उनको मसला है और इट मे बी अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन। सो पहले मेरी एडवाइस होगी, अगर उनको शक है कि ये साइड इफ़ेक्ट है तो स्टॉप द मेडिकेशन एंड सी हाउ इट गोज़। उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया था कि उनको PCR कराना कि चाहिए कि नहीं, उनको कोल्ड टाइप के सिम्टम्स हैं, उनको शक हो रहा था कि कोविड तो नहीं है, ऑल्दो शी वाज वैक्सीनेटेड एंड शी हैड अ नेगेटिव होम किट टेस्ट एज वेल। लेकिन ज़ाहिर है अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा शक है, तो PCR कराने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तो उनको मेरा मशवरा ये होगा कि PCR टेस्ट करा लें मुतमईन होने के लिए भी। दूसरे हमारे 2 कॉलर थी जिनके सवाल ऑलमोस्ट सिमिलर था, और वो था एडियो में यानी कि हील पेन। एक जो कॉलर थी, जो पहली कॉलर थी, उन्होंने बताया कि उनके पेन है और उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली है, और दूसरी कॉलर जो थी वो बताती हैं कि उनके दोनों में होता है, जब भी खड़ी होती हैं काम करती हैं तो ज़्यादा होता है, और एल्जिसिल जो है वो उनको हेल्प करती है। एल्जिसिल एक्चुअली इट्स ए टॉपिकल पेन रिलीफ और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम और जेल, यू कैन कॉल इट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने ये अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में एक्चुअली डिस्कस भी किया था। इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशाइटिस, बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ योर हील विच कॉजेज टेंडरनेस एंड पेन। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हम किसी फ़नी एंगल में खड़े होते हैं या वॉक करते हैं, या हमारी शू वेयर सही नहीं होती, या सही भी होती है तो अगर हम अनइवन सर्फेसिस पे चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हील में इन्फ्लेमेशन या पेन शुरू हो जाता है, और उससे फिर वो बढ़ता रहता है। ये पेन जो है ख़ास तौर पे दिन सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्टिफनेस फील होती है अक्सर लोगों को, और इसके अलावा जब आप वॉक पे जाते हैं या ये सब करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है।
अब इसका मैनेजमेंट क्या है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जैसे हम कमर के दर्द की बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम भी रिअकर होता है, ये भी बार बार होता है। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, अभी हमने ब्रेक पे जाना है क्योंकि आप इसकी मैनेजमेंट और सोल्यूशन की तरफ आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कवर नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम नाज़रीन आप लोगों की आगाही के लिए और आप लोगों की हेल्थ के हवाले से ही ये प्रोग्राम होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो आंसर है डॉक्टर साहब का वो आपको मुतमिन कर सकें हम। तो अभी आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस्लाम चैनल उर्दू पे दोबारा। ब्रेक के बाद मैं प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। सेहत है ज़िंदगी का जो सेगमेंट है आस्क ए जीपी, वो आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो कॉलर हैं, नाजरीन हैं, उन्होंने कुछ सवालात किए थे, डॉक्टर साहब उसका इंशाल्लाह भी आंसर भी करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि इस वक्त इस्लाम चैनल उर्दू पर इंशाल्लाह जो हज की ट्रांसमिशन है और ईद उल अज़हा की जो ट्रांसमिशन है वो शुरू होने वाली है आने वाले दिनों में, और वो हमारी जो ट्रांसमिशन होती है उसका शेड्यूल काफ़ी मसरूफ़ होता है, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि सेहत है ज़िंदगी का जो प्रोग्राम है और जो हमारा सेगमेंट है वो हम अगले कुछ जो प्रोग्राम हैं वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ही हज ट्रांसमिशन और ईद उल अज़हा की ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचेगी तो उसके बाद फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे। और डॉक्टर साहब ये अभी जो क्वेश्चन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी उन्होंने आपसे किए और आप उसका आंसर कर रहे थे, उसके सलूशन की तरफ जा रहे थे, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और कॉलर भी मौजूद हैं, अगर आप कहें तो उनकी कॉल ले लेते हैं ताकि फिर आप उनको सबको इकट्ठा आंसर कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी बोले। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। मेरी ये बीमारियां तो बहुत सी हैं, लेकिन दो बीमारियां हैं जिनकी डॉक्टर को समझ नहीं आती। एक मेरे पाँव बहुत जलते हैं, जैसे किसी ने आग नहीं लगाई हुई है, वो बात होती है। और दूसरी, मैं पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, गर्म भी हो ना तो थोड़े से हाथ धो लूं ना तो मेरी पूरा बदन ऐसे हो जाता है जैसे बर्फ में पड़ा हुआ है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 67। आपको डायबिटीज है? जी। ओके जी, मैं आपको बताता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह आंसर करते हैं, आप प्लीज आंसर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब एक सवाल आपके उस जवाब से पहले ही एडन हो गया, तो अब आपके पास। जी, पहले हम हील पेन की बात कर रहे थे, तो हील पेन में जो मैंने बताया कि दो हमारे कॉलर थी जिन्होंने एक ही सवाल किया था, तो उनको जो मैं अब मैनेजमेंट की तरफ आऊँगा, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पहले बता दी थी वक्फे से। मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखें कि ये जो पेन है वो स्ट्रेस ऑन द फेशिया, यानी कि स्ट्रेस आपकी जो हील की जो होता है उस पर स्ट्रेस की वजह से होता है। और ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो हमारे वॉक से, हमारी शू वेयर से, हमारे खड़े होने से ज़्यादा लॉन्ग या किसी तरह से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मामूल से ज़्यादा खड़ी हो गई हो तो हो जाए, ये किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा आप वॉक कर रही हैं, कोई पत्थर ऑकवर्ड सरफेस पे वॉक किया, उससे इन्फ्लेम हो गई और अगले दिन पेन शुरू हो गया। पेन क्योंकि ज़्यादा फ़ौरन नहीं होता, बाद में ज़्यादा फील होना शुरू होता है आहिस्ते आहिस्ते। सबसे पहला जो काम और सबसे जो कंसिस्टेंट काम है करने का है वो ये है आपकी शू वेयर। जो भी चप्पल या जूता आप पहनते हैं, अगर आप प्लांटर फिशाइटिस से सफ़र करते हैं तो आप उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। सबसे पहली बात ये कि उसको अगर हो सके तो बदल लें। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई चप्पल पहनती हैं, हमारे यहाँ तो अक्सर ख़वातीन जो है बड़ी सख्त टाइप की चप्पलें पहनती, तो वो ना पहने। अपने कोई सॉफ्ट सा इनसोल टाइप जिसमें कि जेल वगैरह होते हैं वो यूज़ कर लें। अगर आप जूते पहनते हैं तो उसमें भी यही कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो जूते या चप्पल आप से तकलीफ़ शुरू हुई थी उसको ना पहने। इसका मकसद ये नहीं है कि वो जूता ख़राब था, इट्स जस्ट टू ब्रेक द एंगल ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो अगर वही एंगल मुसलसल आपको पाँव के लगेगा तो पेन जो है वो मुसलसल जारी रहेगा। तो बेहतर है कि उसको चेंज कर दें। डजंट मैटर हाउ एक्सपेंसिव वट और चीपर योर शूज़ इज़, बट इट्स जस्ट टू ब्रेक द एंगल। इनसोल्स यूज़ करें। एल्जेसल उन्होंने मेंशन की, टॉपिकल, वो भी बहुत कारआमद होती है। रात में सोने से पहले जो है आप गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करें पाँव को, और उसके बाद एल्जेसल या इस तरह की जो क्रीम है या वो सब लगा सकती हैं। ओरल पेन किलर्स, ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी ले सकते हैं, और इससे जो है मुसलसल तौर पे अगर आप ये करें तो इससे फ़ायदा होता है। कुछ केसेस में
अगर इंजरी वगैरह नहीं हुई है और इन्फ्लेमेशन तमाम कामों के बाद भी नहीं सही होती, तो आपको इंजेक्शन स्टेरॉइड की भी आपका डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये भी एक रिकरेंस प्रॉब्लम है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर दोबारा आपको इस तरह का ज़रा सा निगल फील होता है कि मेरी हील में हल्का सा दोबारा दर्द शुरू हुआ है, फ़ौरन दूसरा शूज़ ना कंटिन्यू करें और जो मैंने मेजर बताया है वो फ़ौरन करें, ताकि जितना लंबा आप इसको छोड़ते हैं ये इतना ही लंबा रहता है। उन्होंने एक और सवाल किया था कि शी इज़ ट्राइंग फॉर अ बेबी फॉर द लास्ट 6 months। तो 6 months जो है जी कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है और इस आई डोंट थिंक NHS विल सपोर्ट यू इन दैट। कंसिस्टेंटली आप ट्राई करते रहें और अगर 2 साल एक नॉर्मल हम पीरियड देते हैं, अगर अदरवाइज सब सही है तो 2 साल इज़ अ नॉर्मल पीरियड, यू कैन कंसीव विद इन दैट। इफ़ नॉट देन यू नीड टू डिस्कस विद योर डॉक्टर। ख़ास के आपकी तो पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, सो कीप ट्राइंग एंड सी हाउ इट गोज़। दूसरी हमारी एक कॉलर थी 75 years old और उन्होंने बताया कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो लॉकडाउन से पहले तो सही था, 5 समथिंग था और अभी 6.1 आ गया। उन्होंने बताया शी इज़ नॉट डायबिटिक, शी इज़ अदरवाइज वेल, और उनके डॉक्टर ने उनको बोला है कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट चेंज करें और फिर देखें क्या उनको दवाइयों पे जाना चाहिए या नहीं। मेरे ख़्याल में उनके जो डॉक्टर ने मशवरा दिया है वो ठीक है, क्योंकि उनको कभी पहले हाई नहीं रहा है और वो डायबिटिक भी नहीं है। तो दवाइयों से पहले लाइफस्टाइल और डाइट को चांस देना मेरे ख़्याल में एक अक्लमंदी है। और हो सकता है कि फ़ैट रिडक्शन, चीज़ और ये सब तमाम चीज़ों की रिडक्शन से 6-8 महीने बाद उनका लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाए। क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली ऊपर रहेगा और आपने तमाम चेंजेस कर ली हैं तो आपका डॉक्टर हो सकता है आपको स्टैटिन्स पे खुद ही लगा दे। तो मेरा नहीं ख्याल उसने गलत मशवरा दिया है। आई थिंक इट्स अ गुड एडवाइस कि ट्राई सम सिंपल मेजर्स, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड maybe the level goes down back to normal and then you don't need any medication. So because you are not a high risk in that sense, क्योंकि आप डायबिटिक भी नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक होती तो मैं आपको बोलता आप ले लें, लेकिन मेरे ख्याल में आपके डॉक्टर ने सही मशवरा दिया है, उसको ट्राई करें एंड सी हाउ इट गोज़। हमारी एक और कॉलर थी, उन्होंने पूछा कि मुझे बर्निंग है पाँव में, यानी कि पाँव में जलन होती है, आग सी फीलिंग होती है और मेरा पूरे जिस्म में भी सेंसिटिविटी टाइप के सिम्टम्स हैं और उनको दूसरी मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हैं। ज़ाहिर है उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे दूसरी डायबिटीज़ के अलावा भी मल्टीपल इश्यूज़ थे उनको। मैं जो सबसे कॉमन कॉज ऑफ बर्निंग या जलन होना पाँव में है वो डायबिटीज़ है। हम कहते हैं डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी, यानी कि जो नर्व्स हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं और उसकी वजह से आपके पाँव में जलन होना, गर्मी का फील होना और दर्द भी होना, ये एक डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन की निशानी है। और ये पाँव में भी होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा हाथों में भी हो सकता है। तो इसकी अनफॉर्चुनेटली अगर डायबिटीज़ आपका बहुत लंबे अरसे से है या बिगड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो सबसे पहली एडवाइस इन तमाम सिम्टम्स में हमारी होती है वो ये होती है कि अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल सही करें, मेडिकेशन वाइज, एडिशनल वाइज, जो भी आप कर सकती हैं अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको डायबिटीज़ को मॉनिटर करेगा और उसको बेहतर किया जाए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि दी जा सकती हैं। राइट। डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ अपना सवाल कीजिए। जी जी मेरा सवाल है, मुझे डिप्रेशन है काफ़ी अरसे से, मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, नमाज भी 5 वक्त पढ़ती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं मेडिसिन खाने के बावजूद भी। अगर आपको मुझे बता दें क्या करना चाहिए। कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? मेडिसिन में ले रही हूँ 20 मिलीग्राम स्टालाफ्राम मॉर्निंग में खाती हूँ एंड 75 मिलीग्राम एमाट्रिप्लिन रात को लेती हूँ ना। दूसरा मुझे ना जोड़ों में भी काफी दर्द है। पहले मुझे रिस्ट में दर्द था, हाथ की जो रिस्ट होती है इसमें, तो डॉक्टर ने काफी टेस्ट किए, कोई इनकी समझ में नहीं आई। मुझे मजीद और जो है शोल्डर में दर्द जोड़ों में हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, यानी कि दर्द ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता जाता है ना। तो मुझे आपको बता दें। आप काम करती हैं? जी नहीं। आपने अपना विटामिन डी लेवल वगैरह कराया है? जी जी सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल, ब्लड टेस्ट इज फाइन। ओके जी मैं आपको मशवरा देता हूँ।
थैंक यू जी आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं, आप अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं लिवरपूल से कॉल कर रहा हूँ। मेरी एज है अराउंड 42। मुझे दो चीज़ें पूछनी थी डॉक्टर साहब से। एक तो मुझे गाउट का मसला रहता है जिसकी वजह से कुछ अर्से के बाद तो मेरे पैर में दर्द शुरू हो जाता है और वो काफ़ी 1-2 दिन रहता है, तो मैं नेप्रोक्सन टैबलेट लेता हूँ जिससे इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होती है। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर है? और दूसरा, कुछ अर्से से मुझे ये होता है कि रात को सोने के टाइम मुझे अपने पैरों के नीचे बहुत इस तरह मतलब वो पैर बड़े गर्म होते हैं या इस तरह गर्मी रहती है पैरों में, तो इस तरह आपको दिल चाहता है कि कुछ ठंडी चीज़ आप उसको पैरों को टच करें। तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे चेक किया था, वो कहते हैं कि इट माइट बी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। तो इसके लिए क्या मुझे कोई ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए मैं या मैं बताता इस तरह ये चीज़ को? जी मैं आपकी फैमिली में है? सॉरी जी, आपकी फैमिली में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मसला है? जी मेरे वालिद साहब को था डायबिटीज था, तो उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर को हुआ डायबिटीज के बाद। मैं आपको बताता हूं। लेकिन मेरी वालदा को नहीं है, लेकिन मेरे फादर को था। I'll come back to that. Yeah. ओके जी, एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी सुन रहे हैं। साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब जो आपने अभी बताया, मैं आपका प्रोग्राम सुनती थी तो आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे बताया। मैं अभी कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था तो मेरा कोलेस्ट्रॉल 3.8 था, है ना? जी। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपने टैबलेट मैं शुरू करा दूं आपको। मैंने कहा कि नहीं, मैं नेक्स्ट 6 मंथ के बाद फिर आपने चेक करना, मैं आप थोड़ा अपना परहेज करेगी, है ना? तो आपने उसका जो पहले लेडी आई थी उसका 6.1 था तो मेरा 3.8 है। इसमें क्या फर्क होगा? आपका तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, कोई आपको इशू नहीं है। आप डायबिटिक हैं? मेरे को डॉक्टर ने क्यों बोला टैबलेट पर चले जा? आप डायबिटिक हैं? नहीं, मैं डायबिटिक, मेरा डायबिटिक भी साथ ही चेक कराई थी तो 5.9 था, है ना? हाँ नहीं, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप 3.8 इज फाइन। तो एक उन्होंने दूसरा कोलेस्ट्रॉल 24-21 बताया था, है ना? उसका पता नहीं क्या मतलब होगा ना? अब मुझे पूरी रिपोर्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको एक जनरली एक बता रहा हूँ कि जो एक ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का आप बता रही हैं 3.8 इज नॉर्मल। हाँ, उसके कंपोनेंट्स अब मुझे नहीं पता कि उसके 5-6 हिस्से होते हैं। अगर उसमें अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा हाई है तो वो हो सकता है इस वजह से आपको डॉक्टर आपको बोल रहा हो, लेकिन जो ओवरऑल आपने मुझे बताया है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसके कंपोनेंट में कोई ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इस वजह से आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा हो, तो मे बी दैट वुड बी द केस। अगर ओवरऑल सिर्फ हाई है तो ये जो लेवल है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कॉल एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बस मेरा छोटा सा सवाल है। जी उन क्वाइट लॉन्ग टाइम है विजार्टी चेक होता है ते वो विजार्टी वास्ते उन्होंने सम फ्राम टैबलेट दिते 10 मिलीग्राम ते मैं जिस तक खा रही हूँ उस टाइम ते स्टमक की काफी प्रॉब्लम है विजार्टी नाल, टॉयलेट बहुत जाना पैंदा है। क्या प्रॉब्लम क्या बोला है आपने शुरू में अपना क्वेश्चन क्या किया कि आप किस चीज की टैबलेट खा रही हैं? वो विजार्टी के लिए देते हैं फ्रॉम समथिंग टैबलेट 10 मिलीग्राम। नहीं मुझे तो जीओआरडी, आर यू सेइंग जीओआरडी, यू नो रिफ्लक्स या इंडाइजेशन की कह रही हैं? जी अच्छा ठीक है, ओके जी मैं समझ। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपको इसका आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास मेरा ख्याल काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। मैं देख रहा हूँ कौन से नहीं दिए हैं। जी हाँ, हमने डायबिटीज़, अच्छा जो एक हमारी कॉलर थी उन्होंने बताया कि उनको डिप्रेशन है एंड शी इज़ ऑन सिटालोप्रैम एंड शी इज़ आल्सो टेकिंग एमिट्रिप्टिलिन। उनके ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आए हैं। अगर आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं, उन्होंने बताया वो घर काम भी कुछ नहीं करती हैं, घर पे ही होती हैं। देखिए एंग्जाइटी, मुझे मैं भूल गया उनकी एज पूछना एक्चुअली, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तो बहुत सारी वजूहात हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी शख्स को इतनी लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो थोड़ा सा शेकअप इन लाइफ, थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा चेंजेस, या फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, कोई फैमिली के इश्यूज़ हैं, तो आपको ज़ाहिर है वो चीज़ भी एड्रेस करना ज़रूरी है। सिवाय टैबलेट, जिस टैबलेट लेने से तो मसला पूरी तरह से हल होना थोड़ा सा मुश्किल है। टैबलेट जो होती हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एक्चुअली।
एंड स्टेबलाइज योर मूड। एंड द टैबलेट्स आपने जो मेंशन की, दे आर मूड स्टेबलाइजर्स एक्चुअली, जो कि आपके मूड को स्टेबलाइज करते हैं। दे नॉट अ हैप्पी पिल कि अगले दिन आप जनाब बिल्कुल सेट हो जाएं। मैं उनको मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें थोड़ा सा, और काउंसलिंग ज़रूर करा लें। और ख़ास के हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोगों को, हमारे कल्चर के लोगों को, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से या दूसरे रीजन्स की वजह से नॉर्मल जो काउंसलर्स हैं उनसे थोड़ा सा नहीं समझ में आती। तो आप किसी भी अपने इलाकाई अपनी ज़ुबान के काउंसलर से भी काउंसलिंग करा सकती हैं। और उससे थोड़ा सा इन एडिशन टू द टैबलेट मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको परस्यू करें। जहाँ भी आप रहती हैं पता करें कि कोई उर्दू या जो भी हिंदी या जो भी पंजाबी स्पीकिंग काउंसलर मौजूद हैं, और वो आपको मेरे ख्याल में काउंसलिंग ज़रूरी है। या फिर डोज़ बढ़ाते बढ़ाते तो खैर मसला ख़राब ही हो जाता है, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग नहीं किया तो आई वुड एडवाइज़ यू टू गो फॉर इट। एक हमारे 42 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम लिवरपूल आई थिंक, उन्होंने पूछा उनको रिकरेंट गाउट होता है, गठिया हम बोलते हैं। हमने गाउट को डिस्कस भी किया पिछले पूरा प्रोग्राम हमने पीछे किया था, जिसमें कि यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ जाता है। ख़ास के आपके जो बिग टोज़ हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, हो तो हर जगह सकती है लेकिन बिग टो इज़ अ वेरी कॉमन वन। और पेन होता है, रेडनेस होती है एंड स्वेलिंग भी होती है, इवन आप कभी कभी वॉक भी नहीं कर पाते। तो गाउट फैमिली में रन कर सकता है, और गाउट की बहुत सारी वजूहात भी हैं। और उन्होंने जैसे बताया कि नेप्रोक्सिन लेता हूँ तो उससे कम हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी नेप्रोक्सिन या इबुप्रोफेन है, और उससे वो कम हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले खाने पीने में एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लेयर अप्स जो होते हैं वो खाने पीने की वजह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी फूड बहुत कॉमनली कॉज कर सकता है फ्लेयर अप। इसके अलावा नट्स वगैरह, डिफरेंट टाइप की नट्स हैं वो कर सकती हैं। इसके अलावा अल्कोहल भी इसको फ्लेयर अप कर सकती है। रेड वाइन इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, कि उससे भी ये फ्लेयर अप होता है, और बियर से। और तो ये तमाम लंबी लिस्ट है जिसको कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं, फूड और ड्रिंक्स जो कि गाउट को फ्लेयर अप कर सकते हैं। तो उनकी प्रिवेंशन के लिए तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मशवरा यही होगा कि आप अपनी ग़िज़ा की तरफ पूरी एक लिस्ट देखें और उनसे अवॉइड करें, ताकि ये जो आपका मसला है ये ख़त्म हो। इसके अलावा दवाइयों में एलोपेरानॉल एक मेडिकेशन है जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी ली जा सकती है। लॉन्ग रन में वो भी जो है वो गाउट को प्रिवेंट करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ की तमाम चीज़ें की फिर भी आपका रिकरेंस हो रहा है, खाने में एहतियात कर ली, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद आप एक टैबलेट आपका जीपी आपको लिख सकता है जो आपको रोज़ लेनी होती है। उसकी भी डोज़ आपका जीपी आपको बताएगा, और वो बेसिकली प्रिवेंट करती है मज़ीद गाउट के अटैक्स को। इसके अलावा एक हमारे खातून थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था आई थिंक अबाउट द रिफ्लक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ हम कहते हैं, GERD। उसमें बेसिकली इंडाइजेशन का होना, उन्होंने अपनी एज नहीं बताई, लेकिन बहरहाल इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। इफ़ यू आर अबव 50-55 देन यू हैव टू बी सेंट फॉर अ कैमरा चेक डायरेक्टली, ब्लड टेस्ट वगैरह के बाद। इसके अलावा अगर आप थोड़े से यंग हैं और आपको खुदा न खास्ता कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर नहीं है टमी की, स्टमक की, तो वो आपको अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं कि भाई आप अगर खाना टाइम पे नहीं खाते तो टाइम पे खाएं। अगर आप खाना बड़ी मिक़दार में खाते हैं तो छोटी छोटी मिक़दार में दिन में 4-5 दफ़ा खाएं, रादर देन हैव 2 or 3 बिग मील्स। इसके अलावा अगर आप कोक पीते हैं, यानी कि फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह है, मसाले वाला खाना है, या टेक अवेज़ का फूड है, या तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप एहतियात करें। सिगरेट पीने की वजह से हो जाता है, अल्कोहल की वजह से हो जाता है, टमाटोज़ खाने में इसकी वजह से हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप दवाई भी ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र उससे ज़्यादा है, कैमरा चेक हो चुका है और रिफ्लक्स आया है, तो PPIs जो उन्होंने बताई दवाई वो लें। साथ में उसके साथ साथ आपको जो एहतियात मैं पहले बताई, खाने में ग़िज़ा में तकलीफ़ जो चीज़ें इसको एग्रीवेट करती हैं, आप उसको भी देखें। उन्होंने शायद बताया था कि शी इज़ ऑन 10 मिलीग्राम ऑफ द डोज़, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको चाहिए कि अपने GP से बात करें। इन चेंजेस के बाद वो दवाई की डोज़ भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। राइट डॉक्टर साहब, हमारे मेरा ख्याल है तमाम जो कॉलर्स हैं उनके आंसर हो गए हैं, तो हमारे साथ 2 कॉलर और मौजूद हैं, कुछ कॉलर्स जी, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या मसला आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं जी। जी बात ये है कि मेरे ना कान 6 महीने हो गए मेरे कान खराब है। शुरू से मैं जब मेरे कान खराब में तो मेरी आवाज़ ना सुनाई नहीं देता था,
फिर उन्होंने डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दिए, उससे मेरा ना पानी बहुत निकला कानों में से। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप्स दिए, तो उससे थोड़ा सा मेरा बेटर हो गया। अब उन्होंने दवाई छोड़ दी हुई है, तो लेकिन अब मेरे कानों में फिर आवाज सम टाइम आ जाती है, सम टाइम नहीं आती। ऐसा लगता है ब्लॉक नहीं हो जाते, ऐसे हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने चेक किए कान आपके? चेक किए कान के, ऐसी दवाई दे दी है बस? नहीं चेक किया, मैंने हॉस्पिटल 2 दफा चेक किया। तो उसने क्या बोला कि अब इन्फेक्शन है? जी इन्फेक्शन, उसकी दवाई दी 2 दफा उसने। और अभी भी ब्लॉकेज आपको फील हो रही है? जब ऐसी ब्लॉकेज सेम, तो आवाज मुझे नहीं आती। समटाइम्स बिल्कुल ऐसे तरह से बंद नहीं हो जाती, ब्लॉक हो जाती है, दोनों चीजें ऐसे हो जाता है। सूजन होती है कान में बाहर? जी कान में सूजन सी होती है बाहर की तरफ? नहीं सूजन तो नहीं है जी, कुछ नहीं। पानी बहुत, जब पहले दफा एंटीबायोटिक तो बहुत ज्यादा पानी निकला था। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ओके जी अच्छा था। चलिए बहुत शुक्रिया जी। एक कॉल और है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पूछना है, मेरे बेटे को उल्सर है। क्या है? सॉरी जी उल्सर है मेरे बेटे को। अल्सर? जी उल्सर। ओके। जख्म हो जाता है ना अंदर। अच्छा पेट में अल्सर है जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो गोली खाता है या हर रोज वो ठीक रहता है? जब वो गोली ना खाए तो वो बहुत ज्यादा उल्टियाँ करता है, तो उसके अलावा उसका क्या इलाज हो सकता है? नेचुरल क्या चीज हो सकती है? क्या उम्र है बेटे की? जी बेटे की उम्र क्या है? जी बेटे की माशाल्लाह उम्र 38 हो गई है। कितनी है? सॉरी 38। स्मोक करता है वो? जी स्मोकिंग करता है? जी जी हाँ स्मोकिंग करता है। ठीक है मैं बताता हूँ जी आपको। थैंक यू जी, आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब 2 कॉलर जो थे उनको आप प्लीज़ आंसर कर दीजिए। हमारे पास 5 मिनट 4 मिनट हैं ऑल टुगेदर। अच्छा ठीक है, अभी बताना ज़रूरी है नहीं ठीक बात है, सही बात है, उसको सम अप कर सकें। सो ये रहे कि हमारे जो एक पेशेंट थी जिन्होंने रिफ्लक्स की बात की थी, हम पेट में जलन की, मैं उस क्वेश्चन को मिला के बता रहा हूँ जो हमारे लास्ट कॉलर थी, फिर मैं ये रेक की तरफ आऊँगा। तो रिफ्लक्स बेसिकली पेट की जलन, आपके पेट के ऊपर हिस्से में दर्द होना, खाने से पहले खाने के बाद, एसिड का ऊपर आना, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लीड करते, अगर इनको सही से मैनेज ना किया जाए तो ये जो हमारी लास्ट कॉलर थी उन्होंने बताया उनके बेटे को अल्सर है, इट लीड्स टू दैट, यानी कि वो पेट में अल्सर क्या होता है? ज़ख़म हो जाता है आपके स्टमक में या ड्यूडेनम में। तो अब उसकी मैनेजमेंट क्या है? देखिए मैनेजमेंट तमाम चीज़ें वो थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। खाने में एहतियात, फ़र्ज़ करें आप टाइम पे खाना नहीं खाते, शिफ्ट वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, दिन में एक दफ़ा सिर्फ खाना खाया, बड़ा खाना खा लिया, दैट्स इट। उसके अलावा तली हुई चीज़ें, टेक अवेज, ग्रीसी फूड, फिज़ी ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, मसाला वाला खाना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को ख़राब से ख़राब तर करती हैं। तो जो अगर जिस शख्स को भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले तो ये देखना है कि खाना कैसे खाता है, उसमें चेंजेस लेकर आए। बगैर चेंजेस के ये मसला और ख़राब होगा, एंड इट डज चेंज इनटू अल्सर्स लाइक द अदर कॉलर सेड। सो अब उनके लिए भी मेरी एडवाइस, उन्होंने बताया उनका बेटा 38 ईयर्स ओल्ड, इज़ यंग, ही स्टिल स्मोक, सो स्मोकिंग इज़ एन एग्रीवेटिंग फैक्टर। सो अगर वो इफ़ ही सीरियस अबाउट इट, यू नीड टू स्लोली ग्रेजुअली क्विट स्मोकिंग, बिकॉज ये तो मसला इसका और ख़राब होगा। या फिर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए वो दवाई ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खाने में उसने वही प्रॉब्लम की हुई है कि बड़ी बड़ी मील ले रहा है या टेक अवेज खा रहा है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं हल हैं, आपको तमाम एक चीज़ जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो ये दवाई हेल्प करती है हीलिंग में, लेकिन अगर आप वही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वन टू मैनेज एक्चुअली। सो अगर उसको अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है आपके बेटे को, और उसको सीरियस चेंजेस करने की ज़रूरत है लाइफ में कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि बस 1 महीना किया फिर छोड़ दिया, फिर वो मसला दोबारा आ जाएगा। तो ही हैज़ टू बी सीरियस, ही इज़ यंग, और अगर वो नहीं करेगा चेंजेस तो फिर ये तो लाइफ लॉन्ग और ये मसला और ख़राब होगा। दवाइयाँ हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हर जो चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अगर आप उसको ही नहीं छोड़ते तो वो हीलिंग कैसे होगी? तो आई थिंक ही नीड टू डू सम लाइफस्टाइल चेंजेस। हाँ, उसके बाद आपका डॉक्टर दवाइयाँ देगा, इंक्रीज़ कर सकता है डोज, लेकिन यंग आदमी के लिए इस एज में लाइफस्टाइल चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा मशवरा ये होगा उनके लिए। ईयर एक का सवाल था कि खातून थी, उन्होंने बोला मेरे ईयर में अभी भी ब्लॉकेज है और उनको जो है 2 दफ़ा इन्फेक्शन या इससे भी ज़्यादा दफ़ा, और वो हॉस्पिटल में चेक करा चुकी हैं, 1 दफ़ा एंटीबायोटिक्स दी ओरल, 1 दफ़ा स्प्रे दिया। देखें इंटरनल ईयर इन्फेक्शन की बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें भी रिकरेंस यानी कि बार बार होने का अंदेशा होता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि किसी शख्स को पानी लगने से, या अगर वैसे ही कोई शख्स प्रोन हो गया इन्फेक्शन के लिए,
तो उसको एहतियात करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए मैं पानी या शैम्पू लगाता हूँ या उस कान में जा रहा है उससे हो रहा है, तो मुझे इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। हाँ, ईयर इन्फेक्शन जो है वो आपकी हियरिंग को अटैक कर सकता है, हियरिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि आपने बोला मुझे फिर ब्लॉकेज फीलिंग होती है, तो अगर आपके फिर ब्लॉकेज हो रही है तो अपने कान को दोबारा चेक करा लें। कोई अगर इन्फेक्शन की कोई साइन आ रहा है या कोई और दूसरा मसला है तो आप का जीपी आपको उस तरह की एडवाइस दे देगा। राइट डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे कॉलर्स को, हमारे नाजरीन को उनके सवालात के जवाबात भी दिए और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपकी वसासत से बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो उनके मसाइल जो हैं माशाल्लाह घर बैठे ही हल हो जाते हैं। तो नाजरीन, जो हज है वो भी आ रहा है, ईद उल अज़हा भी इंशाल्लाह आएगी, तो आप अपनी उन खुशियों में हमारे इस प्रोग्राम को, हमें, हमारी टीम को भी याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे ईद उल अज़हा के बाद। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर इमरान गौहर साहब को इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।